हेलो स्टूडेंट, आजमगढ़ इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे सोल्यूशन पर और हमारा आज 5वां लेक्चर है इस पर। और हम लोग पहले पिछले वीडियो में बात किए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्यक गुणधर्म, और उस अणुसंख्यक गुणधर्म में हमने बात किया था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब हमको बात करनी है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के बाद अगला हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है वो आता है क्वथनांक में उन्नयन। क्या आता है? क्वथनांक में उन्नयन। तो आज का हमारा टॉपिक होगा क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या कहेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमको क्वथनांक में उन्नयन को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि क्वथनांक क्या होता है। तो सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग? जानेंगे क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट। चलिए चर्चा करते हैं बॉइलिंग पॉइंट है क्या। तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ क्वथन अंक। तो वह ताप, अंक मतलब यहां से जब भी हमको यहां अंक आएगा तो हम समझेंगे किसी टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो वह ताप जिस पर द्रव में क्वथन प्रक्रिया संभव होने लगती है, उसी ताप को हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक के नाम से जानते हैं। तो एक क्वथन प्रक्रिया क्या होती है इसको हम ऐसा समझते हैं। हमने बात भी किया था कल, फिर देख लेते हैं कि अपने पास मान लेते हैं कोई पॉट है जिसमें हमने द्रव भरा, और जब इसको गर्म करते हैं तो होगा क्या? गर्म करने पर जो कण है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इस कण की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो दूसरे को धक्का मारेगा, दूसरा तीसरे को, लेकिन ऊपर वाला जो होगा किसी को धक्का नहीं मारेगा। तो वो क्या हो जाएगा? ऊपर आएगा। जब यहां पे आएगा तो इसकी जब गतिज ऊर्जा कम होगी तो पुनः नीचे आना शुरू करेगा। लेकिन जरूरी तो है नहीं कि एक ही कण आया है ऊपर। जब ये नीचे आएगा तो दूसरा वाला भी यहाँ पे आएगा, इसको धक्का मार दिया, फिर यहाँ समथिंग यहाँ पे आएगा, फिर दूसरा, फिर नीचे आएगा दो लोग, फिर तीसरा आ जाएगा इसको। तो एक ऐसा होगा कि जितने ऊपर है उतने नीचे भी होते चले जाते हैं। तो यहां पर कहने मतलब है, हमने कल इस पे बात किए भी थे कि वाष्पन और संघनन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होने लगती हैं। तो जब दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती है तो उस अवस्था पर द्रव की सतह पर दाब डाला जाता है। वह दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। तो अगर यह वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वाष्प दाब क्या हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर। जैसे हमारे यहाँ का वायुमंडलीय दाब 760 mmHg होता है, ये मापा गया है। पृथ्वी सतह का वायुमंडलीय दाब 760 mmHg होता है। तो अगर अब जब इसका वाष्प दाब 760 mmHg के बराबर हो जाएगा तो उस अवस्था में ये जो द्रव होगा यह उबलने लगता है। और इसी ताप को हम क्या बोलते हैं? जिस ताप पर द्रव उबलने लगा उसी ताप को हम क्या बोलेंगे? क्वथनांक के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसी ताप को हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक के नाम से जानते हैं। तो एक लाइन हो जाए, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, द्रव का
क्वथनांक कहलाता है। तो ये हमारा क्वथनांक हुआ। क्वथनांक डिपेंड किस पे कर रहा है? तो डिपेंड कर रहा है वाष्प दाब पर। वाष्प दाब पर डिपेंड कर रहा है और दूसरा डिपेंड कर रहा है वायुमंडलीय दाब पर, कि उस जहां पर हम द्रव को उबाल रहे हैं वहां का वायुमंडलीय दाब कितना है और फिर हमारा वाष्प दाब घट रहा है कि बढ़ रहा है। जैसे हमने कह दिया कि यहां पर वाष्प दाब का मान 760 mmHg इतने ऊपर है, तो हमको एक द्रव लेके अगर गर्म करना है, टेम्परेचर इधर है और इधर हम यहाँ पे हमने कह दिया टेम्परेचर, यहाँ पे क्या कह दिया वेपर प्रेशर। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं वाष्प दाब बढ़ता जाता है। हमने कल के लेक्चर में बात किया था। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाष्प दाब बढ़ता जाएगा और जैसे ही वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो यही ताप क्या कहलाएगा, इस विलयन का क्वथनांक कहलाएगा। यहाँ जो टेम्परेचर होगा ये क्या हो जाएगा, इस विलयन का, इस सॉल्यूशन का क्वथनांक कहलाएगा। मान लो हमने दूसरा ले लिया, दूसरा सोल्यूशन ले लिया और इसको हमने गर्म किया और ये यहाँ भी जाके बराबर होता है, इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो जैसा रहेगा जिस टेम्परेचर पे इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए वही ताप क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाता है। तो वायुमंडलीय दाब अगर घट रहा है बढ़ रहा है, इसके आधार पर टेम्परेचर भी घटता और बढ़ता है। इसी लिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पहाड़ों पर दाल जल्दी नहीं पकती है, क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर जो होता है वहां का जो वाष्प वायुमंडलीय दाब होता है वो 760 mmHg से कम होता है। तो मान लेते हैं कि 760 mmHg से कम होता है, तो उस दौरान अब जैसे जल है, जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो जल का वाष्प दाब वेपर प्रेशर क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मान लो हमने यहाँ पे वाटर ही ले लिया, क्या लिया, वाटर ले लिया। वाटर यहाँ पर आके 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हो जा रहा है, लेकिन इसी वाटर को अगर हम पहाड़ों पे लेके जाएंगे और वहां पर उबालेंगे तो देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना होके 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पहले ही यहाँ पर उबलने लगेगा, जिसके कारण वाटर उबल तो रहा है लेकिन उसका तापमान उतना ज्यादा नहीं है, जिसके कारण पहाड़ों पर दाल जल्दी नहीं पकती है। तो वाष्प दाब अगर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है कि घटता है उसके आधार पर क्वथनांक में भी परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा क्वथनांक किस पे परिवर्तित होता है, तो परिवर्तित होता है अवाष्पशील विलेय पदार्थों की संख्या। इस पर अवाष्पशील विलेय पदार्थों की संख्या पर क्वथनांक में परिवर्तन हो सकता है। कैसे कि यदि हम विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दें, क्या मिला दें, विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दें, क्या होगा, यदि विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो होगा, तो हमको पता है कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो होगा क्या, वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। कल हमने बात किया था कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो वाष्प दाब में कमी आती है, तो वाष्प दाब में कमी होगी। और वाष्प दाब में कमी होगी तो होगा क्या, देखिए इसको हम एक ग्राफ के द्वारा समझ लेते हैं। यहां पर है टेम्परेचर, यहां पर है वेपर प्रेशर। मान लेते हैं ये जो बिंदु है यहां पर वेपर प्रेशर का मान कितना है, 760 mmHg, मतलब यही पे होगा तो ही जल मिलेगा। चलिए तो हमने एक सॉल्यूशन सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट, जिसको गर्म किया। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वाष्प दाब बढ़ जाएगा और यह यहाँ पर बराबर होगा, अगर जब इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर, यहाँ का वायुमंडलीय दाब इतना है
तो यह उबलने लगेगा, क्वथन होने लगेगा। तो क्वथन होने लगेगा तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि T0 पर यह उबल रहा है। ठीक है, ये हमारा एक प्योर सॉल्वेंट ले लिया। लेकिन अब हमने क्या कर लिया कि कोई इसी सॉल्वेंट पे कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया। तो जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर इसका कम हो जाएगा तो तब होगा क्या, ये जो सोल्यूशन मिलाया गया, सॉल्यूट मिलाया गया सॉल्वेंट में, तो अब क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर पे इतना जल्दी यहाँ पे ना पहुंच के ये थोड़ा सा लेट वेपर प्रेशर यहाँ पर पहुंचेगा। क्यों, तो हमने क्या किया, यहाँ पर सोल्यूशन कर दिया, फर्स्ट पहला सोल्यूशन को इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया। तो अब क्या हो जाएगा कि इसका जो क्वथनांक होगा इसको हम T1 मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये सोल्यूट फर्स्ट था, हमने सोल्यूट सेकंड दूसरे किसी विलेय में मिलाया और उसका वाष्प दाब और कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जा रहा है। इसको हमने T2 कह दिया। क्यों, तो हम कह रहे हैं कि विलयन में अगर वाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाए तो क्वथनांक वाष्प दाब में कमी हो जाएगी। जब वाष्प दाब में कमी होगी तो यह इतना जल्दी क्या वायुमंडलीय दाब के बराबर ना होकर तो कुछ देर बाद होगा, जिसके कारण टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। किसका टेम्परेचर, क्वथनांक अधिक हो जाएगा, अर्थात क्वथनांक बढ़ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन के नाम से जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, यदि विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी होती है, जिसके फलस्वरूप क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। कोई वृद्धि क्या कहलाएगा, क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, यदि किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दे तो क्वथनांक में हुई वृद्धि ही क्या कहलाएगा, क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा। तुमने क्या क्या सीखा, पहले सीखा हमने क्वथनांक क्या है, तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वही ताप क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाता है। और यदि इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती, हुई है वृद्धि ही क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन किस पर डिपेंड करता है। इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करेंगे हम लोग। तो हमने कहा इसको हम P0 मानते हैं और इसको मान लेते हैं PS फर्स्ट और इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पे ना लिखे, यहाँ PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। P0 मतलब प्योर विलयन का वाष्प दाब, यहाँ पर पहले विलयन का वाष्प दाब और यहाँ पर दूसरे विलयन का वाष्प दाब। इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, A B C D E। चलिए, थोड़ा सा जगह की कमी है तो हमको इसको मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे। तो इस ग्राफ के आधार पर हम लोग कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। क्या देखिए कि बिंदु A B C पर तापक्रम क्रमशः कितना है, T0 T1 और T2, T0 T1 तथा T2 है।
ये तो हमको दिख रहा है। अब क्या है, जब t0 है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक या क्वथन शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना है, t0 है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं वही प्रथम विलयन का क्वथनांक कितना है, t1 है। तो प्रथम विलयन का क्वथनांक अगर t1 है तो t0 से t1 तक जाएंगे तो हमको क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक में उन्नयन, प्रथम विलयन के क्वथनांक में उन्नयन कितना हो रहा है, क्वथनांक में उन्नयन, तो हम बोलेंगे डेल्टा t1 बराबर, डेल्टा लगाते हैं अंतर के लिए, तो डेल्टा t1 बराबर क्या हो जाएगा, t1 माइनस t0। ये हमारा प्रथम विलयन के क्वथनांक का उन्नयन हो गया। अब बात करते हैं वही द्वितीय विलयन का क्वथनांक कितना है, t2 है। तो द्वितीय विलयन के क्वथनांक का उन्नयन ये कितना आएगा, तो इसको क्या लगेगा, डेल्टा t2, तो t2 माइनस t0, यहां से यहां, क्योंकि शुद्ध विलायक हमको देखना है। तो हमने जब इतना देखा, अब डिराइव करेंगे क्या, तनु विलयन। तनु विलयन के लिए हम देखेंगे क्वथनांक उन्नयन किस पर डिपेंड करता है, तो तनु विलयन के लिए तो देखेंगे क्या, यहां से सी डी और बी ई दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के, दोनों जो वक्र है बी ई और सी डी एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो तनु विलयन के लिए वक्र बीई तथा CD एक दूसरे के समांतर, तो त्रिभुज ABE, देखिए त्रिभुज बना है, क्या बना है यहां से यहां तक, त्रिभुज ABE और फिर त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज ACD से हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो हम बात करेंगे यहां से AB, देखिए AB बटे AC कर सकते हैं, AB बटे AC बराबर AE बटे DE, AE बटे AD। जब इतना कर लेते हैं तो सारे मान को यहां पर रख देते हैं, AB यहाँ पे क्या है, T1 माइनस T0, T1 माइनस T0, फिर AC तो T2 माइनस T2 माइनस T0। अब बात करते हैं AE क्या है, P0 माइनस PS1। क्यों P0, क्योंकि P0 का मान अधिक है, PS1 का मान कम है, तो P0 माइनस
PS1 बटे P0 माइनस PS2। अब ये अंतर है तो इस अंतर को हम डेल्टा से निरूपित कर सकते हैं। जब अंतर को डेल्टा से निरूपित करते हैं, देखिए ये वाष्प दाब, ये क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है और ये वाष्प दाब में अवनमन है। तो क्वथनांक में उन्नयन को जब अंतर से को डेल्टा से करें तो इसको अपेक्षित अवनमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम अगले वीडियो में बात किए हैं, जो पहली बार आ रहे हैं वो पीछे वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेंगे। तो क्या होगा, यहां से डेल्टा T1 या TB1 कर सकते हैं, B फॉर बॉइलिंग पॉइंट, बटे डेल्टा T2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS1 अपान P0। ये बात वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से लेके आ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, P0 माइनस PS2 अपान P0। ठीक है, तो ये हमारा दिख रहा है साफ साफ कि क्वथनांक में उन्नयन किस पर डिपेंड कर रहा है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। हम कर सकते हैं अर्थात डेल्टा टीबी, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, डिपेंड करता है क्वथनांक वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन पर। तो लिखेंगे P0 माइनस P यस अपान P0। अब S1 हटा देंगे क्योंकि सॉल्यूशन अपने आप किसी एक को ले लेंगे इनमें से, S1 या S2 यस कर सकते हैं। अब वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, कल हमने राउल्ट का नियम का बात किया था, तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन डिपेंड करता है, तो हम तनु विलयन की बात कर रहे हैं, तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन बराबर होता था किसके, N अपान कैपिटल N। ये तनु विलयन का सूत्र हम लोग लिख रहे हैं, तो N अपान कैपिटल N। तो हम अब इसको कर सकते हैं क्या, डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू N पदार्थ की मात्रा बटे उसका अनुभाग, स्मॉल n के लिए हो जाएगा और कैपिटल N के लिए क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा बटे उसका अनुभाग, ऊपर चला जाएगा। अब ये तो हो गया, लेकिन ये जो अनुभार है, ये विलायक है, विलायक सदैव सेम है दोनों में, विलायक में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे पहली पोजीशन देखें चाहे दूसरी पोजीशन देखें, विलायक सेम रहता है। हम क्या बोलेंगे, क्योंकि विलायक में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए अनुभार क्या हो जाएगा, सेम है। अनुभार क्या है, सेम है, इसलिए अनुभार भी समान है। तो अब हमको यहाँ पर यंग को लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोनों परिस्थितियों में समान है। तो हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू W अपॉन यंग इनटू कैपिटल W। अब ये स्मॉल w पद विलेय का मात्रा है, स्मॉल m विलेय का अनुभार है, कैपिटल W विलायक का भार है। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम लोग एक नियतांक का प्रयोग कर सकते हैं। हम बोलेंगे क्या, डेल्टा टीबी बराबर केबी, केबी एक नियतांक है, इनटू W अपॉन यंग इनटू कैपिटल W। अब कैपिटल W को अगर हम ग्राम में लेते हैं तो इसके लिए यहाँ पर हम 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, जब हम इसको 1 किलोग्राम लेंगे तो ग्राम में लेंगे, तो इसको 1 किलोग्राम मान के 1000 से गुणा करेंगे, और जब गुणा करेंगे तो इसको हम बोलते हैं, जब 1 किलोग्राम पूरा लेंगे विलायक, तो इसलिए यहाँ इसके लिए केबी को हम मोलल उन्नयन स्थिरांक के नाम से जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस सूत्र को बना लेंगे जहां पर केबी क्या है, अभी इस पे फिर से चर्चा करेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक पर, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब क्या करते हैं, एक बात और, पदार्थ की मात्रा गुणे 1000 बटे
अणुभार गुणे विलायक का भार। अगर इस बात को हम याद करें तो ये मोललता होती है। क्या है? मोललता। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू मोललिटी, मोललता। ठीक है, तो इतना हम, अगर हमको इस एक्सरसाइज सॉल्व करना होगा, क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करना होगा तो इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, या मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान ज्ञात करना हो तो भी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, या मोललता ज्ञात करने में दोनों दिया हो तो भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पूरे सूत्र का प्रयोग हम आगे एक्सरसाइज में करेंगे। तब तक आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, एक बार इसको फिर समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने क्या कहा? क्वथनांक में उन्नयन के लिए हमने बोला कि मान लेते कोई एक सॉल्वेंट है जिसको हमने गर्म किया और T0 पर, या T0 मतलब इस ताप, T0 ताप पर इसका क्वथनांक यहाँ पर पहुंच गया। ये क्या है? 760 mmHg वायुमंडलीय दाब के। हमने बोला था कि क्वथनांक 760 mm, मतलब यदि वाष्प दाब 760 mmHg के बराबर हो जाएगा तो वही ताप क्या कहेगा? क्वथनांक कहलाता है। तो हमने सॉल्वेंट को देखा ए पे, फिर हमने कहा कि कोई एक सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट मिला दिया गया, वाष्प से विलेय पदार्थ मिला दिया जाए, तो जब गर्म किया गया तो वाष्प दाब घटने के कारण वाष्प दाब बहुत देर बाद 760 mmHg के बराबर होता है, ये T1 हो गया। दूसरे सॉल्यूशन के हमने बात किया तो T2 हो गया। जब हमने कह दिया है सब, तो देखा कि Tg, जब देखा तो हमने कहा कि ए बी सी पर तापक्रम क्रमशः T0 T1 T2 है, जहां पर T0 शुद्ध विलायक है, T1 प्रथम विलायक है, प्रथम विलायक का क्वथनांक हमने देखा डेल्टा T1 है, द्वितीय विलायक का डेल्टा T2 है। तो अब बात क्या करेंगे कि जहां पर तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए तो हमने देखा कि BE और CD एक दूसरे के समांतर हैं, और त्रिभुज ABE और ACD से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उससे पहले देख लेते हैं कि T0 पर PS1 और PS2 और P0 यहाँ पे मिल रहे हैं, एक ही बिंदु पर देखिए, ये T0 पे मिल रहे हैं। तो अब जब हमने कहा कि AB बटे AC है और AE अपान AD है, तो सारा मान रख लिया हमने। तो देखा P0 माइनस PS1, P0 माइनस PS2, यहाँ से देखिए P0 माइनस PS1 यहीं पे है, फिर P0 माइनस PS2 AD। तो सारा मान रखने पर हमने देखा कि डेल्टा T जो है क्वथनांक में उन्नयन जो डिपेंड कर रहा है वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन पर आश्रित होता है। हमने कहा कि डेल्टा टी भी इस पर डिपेंड कर रहा है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, और हमने तनु विलयन के लिए बात किया था कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन डिपेंड करता है विलेय का मोलों संख्या अपान विलायक के मोलों की संख्या। कल हमने इस पर बात किया था राउल्ट के नियम पर। अब क्या करते हैं कि जब हम लिखेंगे इसको तो एन को, स्मॉल एन को लिखते पदार्थ की मात्रा बटे उसका अनुभार, और कैपिटल एन को लिखेंगे पदार्थ की मात्रा बटे उसका अनुभार। तो कैपिटल एन के लिए तो अब क्या हो जाएगा, जब दोनों को करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, कैपिटल एम यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पर, क्योंकि यम अनुभार जो है हमें समान रहेगा। सॉल्वेंट जब था यहाँ पर तो अनुभार जो भी रहा होगा, मान लेते जल है तो जल का अनुभार 18 होगा यहाँ पर, लेकिन अब जब ये सोल्यूशन बनाया तो इसमें भी तो जल है था ना, तो अनुभार तो 18 का 18 ही रहेगा, कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। इसलिए अनुभार जब सेम है तो यहाँ पे इसको लेंगे नहीं, तो हम सेम रहने का अनुभार यहाँ से हमको हटा देंगे, तो डेल्टा टीबी बराबर डब्ल्यू अपान एम इंटू डब्ल्यू। अब क्या होगा, यहाँ पर प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए हम यहाँ पर केवी मोलल उन्नयन स्थिरांक को रख देते हैं। ठीक है, 1000 क्यों का गुणा ऊपर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये ग्राम किलोग्राम ग्राम में है तो ग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए 1000 से भाग देते, जो कि ऊपर गुणा हो जाएगा। इस तरह से हमने इतना देखा। अब हम बात करते हैं इसके आगे मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है और आणविक उन्नयन स्थिरांक, दो चीजों पे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक।
मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या है? तो 1 किलोग्राम विलायक में यदि 1 मोल वैद्युत अपघट्य अथवा आवाष्य विलेय पदार्थ घोला जाए तो क्वथनांक में हुआ उन्नयन ही क्वथनांक में हुई वृद्धि क्या कहलाएगा? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। जैसे क्या बोला हमने, इसको पहले हम सूत्र से ही समझ लेंगे, फिर उसको परिभाषा लिखेंगे। हमने सूत्र में भी देखा था डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल w 100 अपॉन स्मॉल इंटू कैपिटल ये है। तो अब क्या होगा कि हम इसको मोललता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोललता बोल सकते हैं। तो अगर इसका मोलल 1 हो, क्या हो? 1 हो। 1 मोलल कब होगा? जब इसमें 1 मोल है, 1 किलोग्राम। अगर हम इसको 1 किलोग्राम मान लें तो 1 किलोग्राम में अगर 1 मोल घोल दिया जाए, 1 मोल घोल दिया जाए तो अब सब कैंसिल आउट हो जाएगा और टीवी और केवी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि वह विलयन जिसके 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय पदार्थ उपस्थित हो तो क्वथनांक में हुआ वृद्धि क्या कहलाएगा? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं इसको फिर से क्या कि 1 किलोग्राम विलायक में, सॉल्वेंट में 1 मोल अवाष्पशील अथवा वैद्युत अपघट्य घोलने पर क्वथनांक में हुई वृद्धि किसके बराबर होगी? क्वथनांक जो वृद्धि हो रही है वो मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होती है। वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होती। सिंपल है कि 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर जो क्वथनांक में वृद्धि होती है वही क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसका मात्रक अगर जानना चाहें तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, अब इसका मात्रक ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे, देखिए डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोललिटी, यही है। तो हम पक्षांतर कर देते हैं तो डेल्टा टीबी अपॉन मोललिटी, ठीक है। तो अब इसका क्या होता है? डेल्टा टी टेम्परेचर का मात्रक केल्विन प्रति मोलर, क्या हो जाएगा? केल्विन प्रति मोलर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन प्रति मोलर, ठीक है। तो आपका एक टर्म ये हो गया मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब दूसरा हम बात कर सकते हैं इसी पर आणविक उन्नयन स्थिरांक। आणविक उन्नयन स्थिरांक, इस पर हमको बात करनी है तो मोलर और आणविक में क्या हो जाएगा कि 100 ग्राम, बस इतने अंतर है। 1 किलोग्राम में क्या करेंगे हमको? 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल अवाष्पशील अथवा वैद्युत अपघट्य घोलने पर क्वथनांक में हुई वृद्धि
क्या कहलाएगा? आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, या के बराबर होता है, ये भी कह सकते थे। तो हम इसको क्या लिखेंगे? मात्रक इसका देखते हैं, तो इसको डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू, यहाँ पर 1000 से गुणा ना करके हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे बटे यम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, ये इसका सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे 1000 हुआ करता था, यहाँ पर क्या आ जाए? 100। तो इसने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक दो एक्सरसाइज भी देखते हैं फिर बात। तो हमारे पास एक्सरसाइज है, जब 0.5143 ग्राम एंथ्रासीन को 35 ग्राम क्लोरोफॉर्म में घोला गया तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 0.323 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो एंथ्रासीन के अणुभार की गणना कीजिए यदि केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक मान 3.9 ग्राम, तो 3.9 केल्विन प्रति मोल। देखिए आपके एनसीईआरटी में जो प्रश्न आता है उसमें एक के मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक और आणविक उन्नयन स्थिरांक में अंतर नहीं करता है। हमको अंतर कहां से करना पड़ेगा? मात्रक को ध्यान में। तो मात्रक केल्विन प्रति मोलैलिटी, केल्विन प्रति मोलल अगर रहेगा, मोलैलिटी रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो पूछ रहा है मोलल उन्नयन स्थिरांक कह रहा है। अगर यही केल्विन प्रति 100 ग्राम विलायक लिख दे तो क्या हो जाएगा? आणविक उन्नयन स्थिरांक। इस बात को हमको याद रखना पड़ेगा। तो अब हमारे पास सूत्र क्या था? डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू यम इंटू नहीं डब्ल्यू इंटू 1000 अपान यम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब देखते हैं इनमें से हमको क्या क्या दिया है और क्या हमको ज्ञात करना है। हमको दिया है टीवी टेम्परेचर जो क्वथनांक में उन्नयन हुआ है उसका मान दे दिया 0.323 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पे हमको केल्विन में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि अंतर है, तो अंतर चाहे इसमें रख सकते हैं। अब केबी हमारे सामने है 3.9 केल्विन प्रति मोलैलिटी। चलिए अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? डब्ल्यू। डब्ल्यू कितना है? 0.5143 ग्राम। फिर हमको क्या करना है? कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू हमको दे दिया 35 ग्राम। तो हमको जब सब दे दिया है क्या ज्ञात करना है? यम। आप लोग खुद इंटेलिजेंस इतने हैं कि यम को पक्षांतर करके ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे में आ जाते हैं, दूसरे वीडियो में, दूसरे एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर है क्वथनांक उन्नयन की गणना इसमें भी करनी है। इसमें यदि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोला गया तो क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी वही बात करेंगे। टीवी हमसे पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है? टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है। तो फिर सूत्र हमारे सामने लिखा हुआ है, हम देखते हैं क्या क्या हमको नहीं मिला है। डब्ल्यू मिला है 3 ग्राम, विलेय का भार, विलेय का भार, विलायक कितना है? 100 ग्राम, जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन की गणना की। ये तो केबी दिया है 0.52 केल्विन प्रति मोलैलिटी। अब हमको स्मॉल एम पहले देख लेना होता है। यूरिया है, यूरिया का अनुभार होता है 60 और कैपिटल एम हमको देखना है, सॉरी कैपिटल एम हो सकता ही नहीं है। ठीक है, तो इतना हो गया और हमको टीवी ज्ञात करना है। तो क्या क्या मिला हमारे पास? के भी है, हाँ है, और यम भी है, डब्ल्यू भी है, स्मॉल डब्ल्यू भी है, टीवी ज्ञात करना है। जब सब कुछ हो गया तो आप इसको सॉल्व करिएगा और इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कल हम बात करेंगे कि हिमांक तथा हिमांक में ऑर्नमेंट। ठीक है, तब तक ये